नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद सुहैल, जो कि युवा जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और ये पूर्व में भी प्रदेश सचिव रह चुके हैं और भाग 2 से इस बार जिला परिषद की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय और चहेते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सरकार भी इन्हीं की है, तो इनसे सवाल करते हैं कि आपकी सरकार में क्या कुछ गलत हो रहा है। जो सबसे पहला मेरा सवाल इनसे रहेगा, सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी प्रिय दर्शकों को हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल मेरा रहेगा भ्रष्टाचार को लेकर के कि नीतीश कुमार की सरकार में, सरकार आप ही की है, जदयू की सरकार और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। आपकी सरकार में जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। आप कोई भी विभाग ले लीजिए, जहाँ की रिश्वत से ही बात होता है। अगर किसी को भी कोई कार्य कराना है तो सीधे पैसों से ही बात करते हैं अधिकारी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये गलत बातें हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विचार है उस विचारों पे हम आपको एक बात बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा इस बात को बोलते हैं कि ना हम किसी को बचाएंगे और ना हम किसी को फंसाएंगे। और आपने कहा कि नीतीश कुमार के अधिकारी, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं वो नीतीश कुमार के हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं वो नीतीश कुमार के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक किसी भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं है और जो लोग भ्रष्ट हैं वो हमारी सरकार जो है उनके ऊपर निगरानी टीम बैठाई हुई है। कहीं से भी गुप्त सूचना मिलता है, वहां पे टीम उनको पहुंचती है, वो अंचलाधिकारी हो, राजस्व कर्मचारी हो या कोई भी कर्मी हो, उनको फौरन वहां से सस्पेंड डिसमिस किया जाता है और उनकी जब जो पाया जाता है उनकी संलिप्तता की ये वाकई में भ्रष्ट किए हुए हैं तो उनको जेल भेजने के भी काम हमारी सरकार करती है। तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और पहले की सरकार से कई गुना बेहतर की सरकार है। ये आप भी जानते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर पहले वाली सरकार के बारे में जान जाएंगे तो हमारे सरकार के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, शिक्षा। दूसरा हमारा सवाल रहेगा शिक्षा को लेकर के कि हमें हमारे छात्रों को, जो कैमूर जिले के छात्र हैं, भभुआ जिले के जो छात्र हैं, उनको भी हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं बाहर का रुख करना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बनारस और भी कई शहरों की तरफ उन्हें जाना, कोटा, उनको हायर एजुकेशन के लिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, तो उनको बाहर ही क्यों जाना पड़ता है? यहाँ क्यों नहीं है वो रह करके पढ़ाई कर सकते हैं अपना? देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कॉलेजें नहीं हैं, यहाँ भी बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजें, मेडिकल कॉलेजें खुली हैं, नवनिर्माण भी हुआ है। यहाँ पटना में एम्स भी है, दरभंगा में एम्स बन भी रहा है, हमारे यहाँ पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, आईजीएमएस है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग की, पॉलिटेक्निक की भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन जो पर्याप्त मात्रा की आप बात कर रहे हैं तो वो नहीं है। तो वो अगर नहीं है तो वो तो धीरे धीरे ही होगा, लेकिन फिर भी आप पहले की अपेक्षा देख लीजिए, क्या हम बाहर से कम हैं? हम बाहर से बिल्कुल कमतर नहीं है। अभी हमारे यहाँ या हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रही हैं, कहीं का शिलान्यास हुआ है, नवनिर्माणें हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा शिक्षा पे बल दिया, युवाओं पे बल दिया और उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एक 7 निश्चय के तहत में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाया, जिसका लाभ सभी संप्रदाय के लोगों ने लिया, हमारे सभी युवाओं ने लिया। वो चाहे कहीं से भी हायर, ये उन्होंने भी नहीं कहा कि बिहार में आप करिएगा तब भी आपको हम पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि आप कहीं से भी हायर एजुकेशन करिए, हम आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 लाख रुपए देंगे। आप 4 लाख रुपए में पढ़िए, एजुकेशन प्राप्त करिए और आप अच्छे जॉब, अच्छे नौकरी करिए। जब आपकी जॉब नौकरी हो जाए तो आप हमारी पैसा को चुकाइए, ये फिर उसी खाते में आएगा और फिर आप जैसे युवा और पढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने 2025 में तो बिल्कुल फ्री ही कर दिया, ये आप भी जानते होंगे। पहले तो ब्याज भी लगता था 4% लड़कों पर और 1% लड़कियों पर, लेकिन अभी जो है उन्होंने ब्याज मुक्त भी कर दिया कि नहीं, आप पढ़िए और जो पैसा है बस वही रिटर्न कर दीजिए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने युवाओं के लिए इतना कुछ किया और फिर भी युवा अगर न सोचे, न समझें, तो ये विडंबना है हमारे बिहार की। पगडंडियों में यहाँ था बिहार, गड्ढे में बिहार था, बिहार में गड्ढा था।
अंधेरा में बिहार था, बिहार में अंधेरा था। यहाँ न लाइट थी, न बत्ती थी, न रोडें थी, न सड़कें थी, न लाइट, न पानी थी। क्या था बिहार में? नीतीश कुमार जी के हाथों में जब बिहार मिला, तो ये वो बिहार मिला, बदहाल बिहार मिला, जो दूसरा कोई न संभाल सकता था, न सींच सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय से और अब तक बिहार को इस पारदर्शिता के साथ सींचा है कि इसके लिए कोई कहा नहीं जा सकता है। और आपको एक छोटा सा वाक्य बताते हैं। हमने पढ़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि वो एक सचिवालय परिसर में थे और एक उनके ऑर्डरली आदेशपाल ने एक फूल के गमला को जो है वहां से घसीट करके ले जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा तो बुलाया, जरा कि इधर आइए, हम क्या कह रहे हैं ना कि आप जो इस गमला को है ना उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख दीजिए, ऐसे घसीटने से ये फर्श खराब हो जाएगी। जो इंसान एक सचिवालय के फर्श के बारे में इतना सोचता है, वो बिहार के बारे में कितना सोचता होगा, ये बताइए आप। ये विजन है उनके बिहार के विकास का, ये सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये सोच किसी और नेताओं में नहीं आ सकती। वो विकास पुरुष हैं और विकास पुरुष रहे हैं, और विकास पुरुष वो ऐसे ही नहीं है, उन्होंने वो चीज करके दिखाया है। जो बिहार में इम्पॉसिबल था, असंभव था, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। चाहे जो कुछ भी कोई बोले, लेकिन नीतीश कुमार का तुलना अभी बिहार का कोई सियासी राजनेता नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी हमेशा से क्राइम को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और कहते हैं कि बिहार में जो है जो हिंसा है उस पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, कोई भी अपराधी हो उसको सजा दिया जाएगा। अभी भभुआ जिले में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूर्ण लापरवाही उसको कह लीजिए, वो सामने आई है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? हाँ। सरकार भी तो आप ही की है। जी जी जी, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम भी यहीं कैमूर जिला भभुआ में स्थित अखलासपुर गांव के निवासी हैं, सारी घटनाओं को जानते हैं। तो इसमें हम ये बात जरूर आपने सही कहा, यहाँ पे नीतीश कुमार जी की कोई फेल्योरिटी नहीं है। यहाँ जो अधिकारी हैं और खास करके जो पुलिस महकमा के अधिकारी हैं, उनकी फेल्योरिटी हम बोल सकते हैं, वो फेल्योर हैं। और हम कप्तान साहब के आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो एसपी साहब हैं हरिमोहन शुक्ला साहब, उनको हम ये कहना भी चाहेंगे कि सर, थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो क्राइम रेट है उसको देखते हुए और आप इस कैमूर को कंट्रोल में करें, और अपने जो पुलिस बल है या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको आप निर्देशित करें कि ऐसी घटनाएं न हो। और बाकी देखिए, घटनाएं तो होती ही रहती हैं और ये सब छिटपुट घटनाएं कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जितनी जो देखिए घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और आपसी संबंध लोगों के स्थापित कर रही है। ये कोई घटना लूट, हत्या, डकैती के लिए नहीं किया गया है। इस बात से आप भी वाकिफ होंगे, क्योंकि आप भी यहाँ के पत्रकार हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमको बताने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी भाई, फेल्योरिटी है कि क्राइम इतना हुई कैसे। तो हम ये ज़रूर आपके बातों से सहमत हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो क्राइम रेट कम किया है, इसको आप भभुआ से ना आके, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जरूर इस बात पे ध्यान देंगे और ये कम हो जाएंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा बिहार सिक्योर है। नीतीश कुमार जी इसके लिए कोई बहुत बड़ा दोषी नहीं है। हम आपसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल करना चाहते हैं कि भभुआ की स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह की है कि अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो उसके लिए हमें दूसरे राज्यों की तरफ ही क्यों पलायन करना पड़ता है, और जो जाने के क्रम में जो मौत हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी? आपकी सरकार है। तो आप सदर अस्पताल तो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, फिर उसमें इस तरह की कुव्यवस्था क्यों कि हमें दूसरे राज्यों की तरफ पलायन क्यों करना पड़ रहा है स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, पहले से तो स्वास्थ्य हमारा विभाग बेहतर है कि नहीं, या तो आप जानते होंगे स्वास्थ्य हमारा बेहतर है, स्वास्थ्य विभाग हमारा बेहतर है। पहले बच्चों का इलाज नहीं होता था, फिर रेफर क्यों करना पड़ रहा है दूसरे राज्यों की तरफ? देखिए, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्रिटिकल केस आता है तो उसको टेकअप करने के लिए यहाँ सुविधाएं नहीं है, यंत्र नहीं है, मशीनरी नहीं है। बाकी पहले से बेहतर है। और आपको एक बात और भी बता देते हैं कि हमारे कैमूर को 2025 वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सौगात मिली है। आपको ये पता होगा कैमूर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है।
हमारे कैमूर जिला के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा भाई के अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। और हमारे कैमूर को बहुत जल्द कैमूर को एक बहुत बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेजें मिल रही है। तो मेडिकल कॉलेज मिलने से तो आपको पता है कि यहाँ पे जब बच्चे पढ़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज का मतलब ही होता है कि पढ़ाई और प्लस में इलाज। तो अब हमारे कैमूर वासियों को बेहतर इलाज के लिए बहुत ही जल्द बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाएंगे, उनका बेहतर इलाज होगा। पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टरों से इलाज होगा, जो यहाँ पे नीट क्वालिफाई करके आएंगे, एमबीबीएस करेंगे, वो उनका बेहतर इलाज करेंगे। तो ये हमारे कैमूर के लिए गर्व की बात है, जो माननीय मंत्री जी के द्वारा इस काम को बहुत ही तत्परता के साथ कराया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस कैमूर पे बहुत बड़ी उपलब्धि दी हम लोगों को, बहुत बड़ी उपलब्धि, इसको हम कह नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और हमारे बच्चे को कोई भगवान न करे अगर अस्वस्थ हुए तो यहाँ पे अच्छी इलाज भी होगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, हमारी सरकार हर पहलू पे काम कर रही है। आप युवा जिलाध्यक्ष हैं, जदयू के युवा जिलाध्यक्ष हैं, युवाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारा सवाल आपसे है कि जब शिक्षित हो जाते हैं लड़के तो उनको रोजगार के लिए भी, जो एजुकेटेड लड़के हैं उनको रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है। जो कमाने वाले लड़के हैं जो कि कंपनी में काम करते हैं, एक तो हो गया कि जो अगर टेक्निकल काम हो गया तो मान लीजिए अगर पढ़े लिखे लड़के हैं तो वो अगर कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक तो वो हो गया रोजगार के लिए पढ़े लिखे युवाओं का पलायन। और एक हो गया कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लड़के नहीं भी हैं, जो कि एक्सपोर्ट लाइन में कपड़ों की कंपनी में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उस तरह के भी युवा पलायन करते हैं। दो तरह के युवा पलायन करते हैं यहाँ से, वो दोनों रोजगार के ही तलाश में पलायन करते हैं। तो ये रोजगार को लेकर के बिहार में सृजन क्यों नहीं हो रहा है? सरकार आपकी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रोजगार में तो सृजन हुआ है। हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत युवा उद्यमी कई उद्यमियों को बांट करके 10 लाख रुपए देने का काम करते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए बिल्कुल माफ हो जाता है और 5 लाख रुपए सिर्फ भरना रहता है, वो भी अपने जो कामों को एस्टेब्लिश करने के बाद। उसके बाद में जो 2 लाख रुपए हम लोगों ने सर्वे के बाद देने स्टार्ट किया हमारी सरकार ने, वो पैसा आपको देना भी नहीं है, बिल्कुल माफ है। आप 2 लाख रुपए लीजिए, आप गरीब हैं, आप रोजगार करिए, सरकार को पैसा नहीं दीजिए, आप अपने में खुश रहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हमारी देश में बिहार से ज्यादा कोई नौकरी दिया है? इतना बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्तियां करके नौकरी दिए, पुलिस भर्तियां करके नौकरी दिए, स्वास्थ्य विभाग में, और न जाने मतलब कितने विभागे हैं। हर विभाग में कृषि, लघु जल संसाधन, अमीन वमीन, सबका इन्होंने इतना बहाली किया कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत कम बेरोजगारी हो गया है। और जो हायर एजुकेशन की आप बात करते हैं कि करके बाहर जा रहे हैं, तो वो शायद ये सोचते हों कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा और हम यहाँ पे रहेंगे तो कम पैसा मिलेगा, हमारे लिए यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए वो बाहर चले जाते होंगे। ये उनका वैकल्पिक मसला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में अब कुछ है ही नहीं, बिहार में बहुत कुछ है। और यहाँ पे अब कंपनियां भी एथेनॉल वगैरह की लगी हुई हैं, वहाँ भी बिहार में हमारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं और इन भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो और धीरे धीरे कंपनियां लग भी रही हैं, हम लोग तो निवेश करवा भी रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप तो देख ही रहे हैं कि कोई कंपनी लेके आए, लैंड हम अपना देंगे। तो ये सब तो युवा के लिए ही ना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, कोई बूढ़ा बुजुर्ग के आने वाली पीढ़ी के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा जो कि हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने रोजगार का सृजन किया है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब हो गया। अब हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होता है उसका सृजन का क्या है? प्राइवेट सेक्टर में जॉब अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो उन्होंने हम तो बताया है कि वो तो बोले ही हैं, बड़े बड़े कंपनियां से मिल करके बात भी की गई है कि आप यहाँ पे आए, हम आपको लैंड देंगे, आप यहाँ अपना जो बिजनेस है उसको लगाएं, व्यवसाय को लगाएं। और जब व्यवसाय वो लगेगा, और लग भी रहा है, जैसे उसीना चावल का बनना और एथेनॉल कंपनियों का बनना, बड़े बड़े सिलाई मशीन की फैक्ट्रियाँ, तो ये सब जो लगा हुआ है उसमें हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे और इस पे काम करेंगे। और पलायन वलायन बिहार में है नहीं, लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं बाहर, वो चाहे कोई भी हो।
और यहाँ पे जो आप बोले कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो जो हम लोग आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं नीतीश कुमार जी हमारे, तो वो आपको अपना व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं ना। तो आप तो अपना प्राइवेटे सेक्टर का ना व्यवसाय करिएगा कि आप सरकारी नौकरी करने लगिएगा उससे। आपको 10 लाख रुपए दिया ही जा रहा है कि आप उसका मालिक बने और आप 10 लोगों को काम दें। ऐसे ऐसे अगर लोग काम देने लगेंगे 10 लोगों को, 20 लोगों को, तो कहाँ बेरोजगारी रह जाएगी। तो देखिए थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। अब पहले से बिहार बहुत ही बेहतर है और बिहार के लोग भी पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, पहले से हालत बहुत ही अच्छी है। पहले तो यहाँ तो ना तो सरकारी का पता था और ना ही प्राइवेट का पता था। एक एक लोग कई कई पोस्ट, कई कई इंचार्ज चार्ज में रहा करते थे। ये भी हम लोगों ने देखा है। और मेरा सवाल रहेगा आपसे पर्यटन को लेकर के कि जब अयोध्या, राम मंदिर के तर्ज पर अयोध्या का विकास हो सकता है, काशी का विकास हो सकता है, मथुरा का विकास हो सकता है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे बिहार में मुंडेश्वरी धाम जो कि विश्व का प्राचीनतम मंदिर है और अनोखी बलि बलि की प्रथा है, तो जीवित बलि की प्रथा है, तो हमारे मुंडेश्वरी धाम को लेकर के और भी हरसुद बरम धाम हो गया चैनपुर में, और भी हमारे यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं, जो तेल्हाड़ कुंड हो गया, करमचट बांध हो गया, उस तरह के कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं। इन सब को लेकर के हमारे कैमूर का विकास की जो रफ्तार है पर्यटन को लेकर के, वो काफ़ी धीमी है। उसके लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? हम लोग का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग कैमूर के पहाड़ी पे बसी हुई माँ मुंडेश्वरी के धाम में हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ से। ये हम लोग की गर्व की क्षणिक चीज़ें हैं। और आपको हम बताते हैं कि बहुत सारे माननीय आते हैं जिनके साथ हमने कई बार, या मतलब एक गौरव की क्षण है कि हम लोग उनको लेकर के कहते हैं कि चलिए माता मुंडेश्वरी का दर्शन करिए, माता का आशीर्वाद हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो लोग भी जाते हैं, नतमस्तक रहते हैं। तो माँ मुंडेश्वरी का असीम कृपा है, वो किसी की मोहताज नहीं है। और रही सवाल कि आपके पर्यटन के विकास की, तो माँ मुंडेश्वरी के यहाँ बहुत बड़ा इको पार्क बना हुआ है, जहाँ से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तो विकास हुई है, क्योंकि पर्यटन स्थल है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, माता मुंडेश्वरी का दर्शन भी करते हैं, यूको पार्क में जाते हैं, अपने पलों को बिताते भी हैं, उससे राजस्व में भी आमदनी है। और सरकार, और वहाँ पे आपको एक बात बता दें कि रोपवे भी हो गया है। रोपवे का जो है अनुशंसा कर मतलब किया जा चुका है। अब बस रोपवे का काम होना है, तो ये सब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन ये काम हो जाएगा रोपवे वाला भी। तो माँ मुंडेश्वरी बिल्कुल ही अद्भुत और अनोखी, आपने सही कहा कि हैं, और उनका कोई मतलब बात ही नहीं है। वो भारत की नहीं, विश्व की प्राचीनतम मंदिर हमारी माँ मुंडेश्वरी की मंदिर है, और पहले से बहुत कुछ बेहतर हुआ है। आप, हम बोलें कि आप जाएं वहाँ पे भी रिपोर्टिंग करने, तो देखिएगा कि वहाँ पे बहुत कुछ बेहतर हो चुका है। हम लोग तो कई बार गए। हाँ जी, काफ़ी समय हो गया हमारा इंटरव्यू करते हुए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा किसानों को लेकर के, क्योंकि कैमूर जो है धान का कटोरा कहा जाता है और ये हमारा जो एरिया है वो कृषि प्रधान है, और यहाँ की मुख्य जो व्यावसायिक व्यवसाय है वो कृषि ही है। कृषि पर आधारित है, लोगों की जीविका, आमदनी कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? पैक्स का जो समिति बनाया गया है, धान 2350 रुपये अनुमानित मूल्य है लेने का, लेकिन किसान जो हैं औने पौने दाम पर अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हैं। कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कई किसानों के जो है पूंजी लागत तक नहीं मिल पा रहा है, और कहीं न कहीं हमारे जो किसान हैं वो परेशान, दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। आपकी सरकार और नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम किसानों का लक्ष्य दुगुना कर देंगे 2024 तक, और यहाँ किसानों की जो लागत मूल्य है वो दुगनी होती जा रही है, और औने पौने दाम पर बेचने को बिचौलियों को मजबूर क्यों है किसान? क्यों पैक्स समिति पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, या किसानों का ध्यान उठाव क्यों नहीं कर रही है? ये जो पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग अपना अलग का दलील देते हैं कि सरकार हमारी ऐसी रेट है, वैसी रेट है, और इनके जो अपने करीबी होते हैं उनका धान ये लोग ले लेते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और जो बेचारे रह जाते हैं उनकी धानें नहीं जा पाती हैं, तो ये विडंबना है। और बहुत सारी जो बातें हैं, हमको देखिए खास इस बात पे कुछ है नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी के पास बहुत सारे किसान लोग गए हुए थे अपनी समस्या को लेकर के, हम लोग वहीं पे मौजूद थे। तो माननीय मंत्री से बहुत सारे वरिष्ठ किसान लोग गए हुए थे, बहुत सारी बातें हुई। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे जो है जो
मतलब किसानों की समस्या है उसको लेकर के संबंधित अधिकारियों से बात किया और उन्होंने निर्देशित किया कि आप बोलें कि पैक्स अध्यक्ष सरकारी जो रेट है उस पे धान को लें और सबकी धान बिक जानी चाहिए, सबकी धान ले लेनी जानी चाहिए और इसको आप देखिए। तो सर ने जब बोला तो अधिकारी ने बोला कि ठीक है सर, हम लोग देख रहे हैं, कोई किसान छूट। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधरा न्यूज नेटवर्क को।